हाय, नमस्ते, आदाब। बोलो ज़िंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं बोलो ज़िंदगी की तरफ से। मैं तबस्सुम अली। आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जिनके बारे में शायद जितना भी बोला जाए कम है। हमारा देश जो है सभ्यता के लिए माना जाता है, हमारा कल्चर के लिए, जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसके लिए जाना जाता है, जहाँ पे हम लोग नारी को देवी का स्वरूप मानते हैं। और चूंकि नवरात्र का महीना भी चल रहा है, हम नारी की 9 दिन तक पूजा करते हैं, अलग अलग रूपों में उसकी पूजा की जाती है। ये एक प्रतीक है कि हम कैसे नारियों को सशक्त पूजते हैं, उनको किस तरह से हम उनको सम्मान देते हैं। इसी सम्मान को देखते हुए, इसी सम्मान के तहत हम आज मिलने आए हैं उपासना दत्ता जी से, जिनके बारे में जानने के बाद शायद आप भी वही महसूस करेंगे जो आज मैं महसूस कर रही हूँ। जानती तो मैं इनको काफ़ी समय से हूँ, लेकिन इनकी जो जर्नी रही है वो कैसी रही है, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है और अभी ये किस फेज से गुजर रही है, हम लोग उन्हीं से जानेंगे। आइए हम लोग मिलते हैं उपासना दत्ता जी से। नमस्कार उपासना जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलो जिंदगी में। आप पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बोलो जिंदगी से पहले भी भेंट हुई है हमारी विद फैमिली और काफ़ी अच्छा रहा। वो एक माहौल डिफरेंट था और आज एक डिफरेंट माहौल है, लेकिन सब फेजेस है लाइफ के और इसको क्रॉस करना होगा। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से लग रहा है कि एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है। बच्चों के लिए तो चेंज होना ही पड़ता है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि उन लोगों के सामने एक सशक्त महिला बन के उसकी मम्मी और साथ में जो पेरेंट का रोल है वो अदा कर सकूँ। बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि वैसे तो उपासना दत्ता जी साइंस की स्टूडेंट रही है, साइंस में उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन उनको आर्ट का बहुत शौक था। बिल्कुल, आर्ट वो बहुत अच्छा करती हैं और सिखाती भी हैं। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए और हमने इनको देखा है, इनके संघर्ष के दिनों को देखा है। इनके पति काफ़ी समय तक बीमार रहे हैं, 3-4 महीने कोरोना का टाइम भी इन्होंने बहुत मुश्किल से काटा है और उस समय इनके पति की तबीयत भी बहुत ख़राब चलती थी। मैंने देखा है इनको किस तरह घर संभालना और जो इनके शौक थे उसको भी कैरी करना, बच्चे संभालना, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और उस दौरान भी और अभी कुछ महीने पहले ही इनके बहुत दुख के साथ बताना पड़ा, कुछ महीने पहले इनके पति का स्वर्गवास हो गया और जैसा ये कह रही हैं आज अपने पति का जो कमी है उसको भी ये पूरा कर रही हैं और एक नई शुरुआत की है इन्होंने। ये शुरुआत कैसी रह रही है, कैसे उन फेस कर रही हैं उन चीज़ों को, इन्हीं से हम लोग जानेंगे। अभी आप जब से आपके हस्बैंड गए हैं सबको छोड़ करके, तो आप अपने तीनों बच्चों को देख रही हैं, अकेले देख रही हैं, तो कैसे आप ये सब कुछ मैनेज कर रही हैं? मैनेज करना तो बहुत ही कठिन है। एक लाइफ को चलाने के लिए हस्बैंड और वाइफ का ज़रूरी है होना एक साथ, ताकि बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाए और बहुत इजीली वो लाइफ कट जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा डिफरेंट लाइफ हो गया और स्ट्रगलिंग लाइफ हो गया, लेकिन हारने वाली तो नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ कि आगे भी हिम्मत मिलता रहे और ऊपर से वो ब्लेसिंग्स देते रहें। शायद हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे साथ है, ये भी बात है। बिल्कुल, वो साथ नहीं है, लेकिन उनका प्यार और उनका सब कुछ आपके साथ है। लेकिन बिल्कुल, जैसे आप, जहाँ तक मुझे पता है, हाउसवाइफ ही रही हैं। वर्किंग में तो जैसे थोड़ा बहुत अपने शौक के लिए बाहर निकली हूँ। हाँ। अभी तो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, चाहे वो बच्चों की जिम्मेदारी हो, उनके फीस जमा करना है, उनको डे टू डे क्या चाहिए, क्या लाना, उनकी ज़रूरतें। एक फादर होते हैं तो बढ़ जाती है जिम्मेदारी, बट अभी आपको पूरी जिम्मेदारी खुद अकेले करनी पड़ी। मुझे शायद आपने अभी उनकी जगह, उनकी जो जॉब थी वो भी आपने अभी स्टार्ट कर दी है। हाँ, एक्चुअली हम लोगों का था कि चलो हो जाएगा सब कुछ, लेकिन लाइफ इतना हार्ड है आजकल के दिनों में कि एक इनकम सोर्स भी ज़रूरी है। और अभी पहले मैं टीचिंग करती थी, डीएवी पब्लिक स्कूल में भी किया है मैंने और सेंट एल्बर्ट्स में भी मैंने पढ़ाया है। लेकिन जब हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब थी उस समय तो छोड़ना पड़ा, तो
वो फेजेस क्रॉस करने के बाद अब ऐसा है कि आगे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से घर चल सके, सब कुछ देखते हुए एक डिसीज़न लेना पड़ा। बल्कि डिसीज़न में LIC अभी मैंने ज्वाइन किया है तो वहाँ के यूनियन और मैनेजमेंट सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अदरवाइज़ टूटा बिखरा हुआ संसार बहुत मुश्किल था संभालना। कोशिश किया मैंने कि ठीक है अब सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि तो आपको मुश्किल नहीं हो रही है? आप जैसा कि आप साइंस में पढ़ी हैं और अभी आप LIC में जा रही हैं, LIC देख रही हैं, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है आपके लिए, तो कैसे इन सब चीज़ों को आप मैनेज कर पाती हैं? घर बाहर, जहाँ तक मुझे पता है आप अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हैं और कोई आपके साथ नहीं है, तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? हाँ, मेरा सब्जेक्ट तो डिफरेंट था ही, जूलॉजी ऑनर्स से रही हूँ मैं और फाइन आर्ट भी पटना यूनिवर्सिटी से किया मैंने। तो बच्चों को देखना प्लस अभी वो एक लाजमी था कि एक जॉब, और वो जॉब कंपेशनल ग्राउंड पे है। तो LIC में डिफरेंट तो है लेकिन सपोर्ट बहुत है। आप वहाँ पे अभी ट्रेनिंग पीरियड कह सकते हैं कि इतने अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं ना कि सिखाते हैं तो लगता है कि नहीं आई हैव टू डू, और जितना अच्छा कर सके आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो कोशिश रहेगी कि मैं जितना अच्छा कर सकूं और ऑनेस्टली अपने वर्क उसके लिए समर्पित हो सकूं, कोशिश करूंगी। बिल्कुल आप कोशिश करती हैं, और हमने देखा भी है कि जब आपके पति बीमार थे तो आप कैसे हॉस्पिटल, घर, सब कुछ बच्चों को कैसे मैनेज कर रही थी। हम लोग खुद उसके मतलब बोलते हैं ना, हम लोग साक्षी हैं, विटनेस है हम लोग उन चीज़ों के, हम लोगों ने इनका स्ट्रगल देखा है। तो ये हमारा इनसे मिलना और इनके बारे में बताना एक मकसद है कि नारी कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो हालात से लड़ना जानती है। उसको पता है कि उन चीज़ों को कैसे संभालना है, उनको घर कैसे संभालना, उनको बाहर कैसे संभालना। इसी दौरान मैं दर्शकों को थोड़ा और भी कुछ बताना चाहूँगी। मैंने खुद देखा है कि जब एक औरत अकेली होती है या उसके पति जब बीमार होते हैं तब उनके साथ कैसी सिचुएशन आती है। मैं खुद उपासना जी से भी जानना चाहूँगी। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है उनके लिए बोलना, लेकिन वो बोले क्योंकि ये बातें और औरतों को और महिलाओं को प्रेरणा देगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना वो सिचुएशन भी बताएं कि जब आप बिल्कुल आपके हस्बैंड की तबीयत खराब है, आप अकेले हैं, आपको घर बाहर सब देखना पड़ रहा है, तब आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा था। कुछ लोगों का आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप जरूर शेयर करें, इससे महिलाओं को हिम्मत मिलेगी। बिल्कुल। जिस फेज को मैंने क्रॉस किया उस समय हस्बैंड बिल्कुल बेड पे पड़े हुए थे हॉस्पिटल में, और घर लाने में भी, घर में सेवा, घर बाहर बैलेंस करना बहुत टफ था, और कोई सपोर्ट नहीं करने वाले थे। बल्कि कुछ वॉलंटियर्स जैसे आप लोगों का भी साथ बहुत रहा, ना तो नहीं कह सकते ना, बिल्कुल आप लोगों ने ब्लड बैंक और यहाँ से कांटेक्ट करने में बहुत हेल्प की। तो ये सब मैं चाहती हूँ कि लोग जानें कि समाज में यदि कोई नहीं है परिवार में, समाज में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद भगवान भेजते हैं। तो ये बहुत हिम्मत मिला मुझे आप लोगों से। और कई लोग ऐसे हैं जो आपके सामने हेल्पफुल तो होते हैं पर सामने कुछ दिखता है, पीछे कुछ दिखता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए अपने वर्क के प्रति। यदि आप हेल्पफुल है तो हेल्प करें, अदरवाइज आप सामने कुछ और पीछे कुछ ऐसा ना करें, वो कष्टकारी है। क्योंकि उस समय लगता है नीड है, लोगों को लगता है कि किसी तरह जान बचाना है, किसी ने हाँ कह दिया पीछे कुछ, और बहुत सारे फेजेस है जो मैंने क्रॉस करना पड़ता है। मेंटलिटी भी डिफरेंट फेस करना पड़ता है। हॉस्पिटल्स में हो कितना वो इलेबोरेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझदार लोग समझ सकते हैं। मुझे पता है आप इलेबोरेट नहीं कर पा रही है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी, उपासना जी की तरफ से मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी। जब कोई महिला अकेली होती है, या जैसे इन्होंने जो सिचुएशन फेस किया कि इनके पति बीमार है, कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि लगता है कि ये ज़रूरतमंद है तो हम इनकी ज़रूरत पूरी कर देंगे और इनसे कुछ भी करवा लेंगे। तो मैं वैसे लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहिए कि आप मदद कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला पहले से परेशान है। आपके इस तरह करने से वो सोचे ना तो वो किसी को बता सकता है, ना तो वो आपसे कोई मदद ले पाएगा, उसकी स्थिति उस समय बहुत ख़राब होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी अगर आप किसी की मदद करें
तो इस तरह की भावना को साइड रख दे। वैसी सोसाइटी में भी बहुत लोग सपोर्टिव भी है, लेकिन कुछ लोगों का जो होता है इरादा नेक नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम नारी हैं और शायद हम नारी हैं और सब पे भारी हैं, ये कहावत मतलब ऐसे नहीं बोला गया है। और मैंने देखा है इनके घर में बेटियों की कितनी रिस्पेक्ट होती है। तो कहा गया है ना कि जिस घर में बेटियों की पूजा होती है, नारियों को पूजा जाता है, वो घर हमेशा फलता फूलता है। जिस घर में नारियों की पूजा होगी, इसीलिए चाहे वो घर उपासना जी का हो, मेरा हो या किसी का भी हो, आप औरतों की इज्जत करें। आप कभी भी उनका गलत तरीके से भी फायदा उठाने की कोशिश ना करें। आप अगर किसी की मदद भी करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि चलो वो मेरी बहन नहीं, किसी की भी तो बहन होगी, किसी की तो पत्नी है, किसी की माँ है, वो मजबूरी में बाहर निकलती हैं या फिर अपना एक मुकाम बनाने के लिए, अपना एक आइडेंटिटी बनाने के लिए बाहर निकलती है। पहले के हालात और अभी के हालात में काफ़ी अंतर है। पहले वो बच्चों को जो भी उनके शौक़ थे वहाँ पे टाइमली ले जाना, बच्चों के डांस क्लास हो गए, म्यूज़िक क्लास हो गया, या चेस, इनका बेटा चेस खेलना पसंद करता है। तो पहले हम लोग हमेशा जानते थे कि ये आज इस क्लास के लिए, कल उस क्लास के लिए, लेकिन आज ये वर्किंग वुमेन है। तो अब ये उन चीज़ों को कैसे हैंडल करती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो अभी आप अपने बच्चों के शौक़ को कैसे पूरा करती हैं? सब कुछ टाइम टेबल है, मैनेज हो जाता है। बच्चे भी चाहते हैं कि कुछ भी छूटे नहीं। जैसे बेटी को डांस बहुत पसंद है और प्रैक्टिस करती रहती है, तो मेरा कहना है कि ठीक है, वो रिदम, वो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो सैटरडे संडे हम लोगों को समय निकालना है इसके लिए, और ऑफिस भी ऑफ रहता है, तो अच्छा है कि वो प्रैक्टिस करती रहती है, तो उसको कंटिन्यू कराते हैं। जैसे 2 अक्टूबर को प्लानिटोरियम में उसका परफॉर्मेंस था, तो कुछ कुछ करती रहती है और मैंने कंटिन्यू बनना रहना चाहिए। बिल्कुल। तो घर बाहर बच्चों के शौक़ को भी मरने नहीं देना। तो आप समझ सकते हैं कि एक नारी में कितनी कैपेसिटी होती है किसी भी काम को सही तरीके से करने की। तो इनके जज्बे को सलाम। और उपासना जी की ये नई जर्नी है और हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप खूब तरक्की करें, खूब हिम्मत से इसी तरह डटी रहें, जैसे कि हमने देखा है बुरे से बुरे हालात में आप हमेशा डटी रही हैं। आगे भी हम लोगों की यही इच्छा होगी कि आप इसी तरह, इसी आत्मविश्वास के साथ आपके बच्चे खूब अच्छा करें, आप अपने बच्चों का खूब अच्छा करें। आपसे, हम लोगों से बात करने के लिए, बोलो ज़िंदगी से बात करने के लिए बहुत बहुत